पहले तो जो पुलिस है वो इस बात पे बजिद रही कि ये कत्ल नहीं है बल्कि खुदकुशी है। पुलिस ने तो गफलत का मुजाहरा किया ही किया। पोस्टमार्टम करने वाली जो टीम थी, जो डॉक्टर थे, उन्होंने भी गफलत का मुजाहरा किया। पुलिस किसी को बचाना चाह रही थी, एक्सपोज होने से रोका जा रहा था, क्रिमिनल्स को बचाया जा रहा था। जिस गफलत का शिकार हम हुए सर, मेरा बेटा हुआ, उसकी कब्र कुशाई हुई, उसका खून ऐसे जाया नहीं होने देंगे हम। जिब्रान नासिर साहब की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि शायद मीर रजा को तेजाब पिलाने की कोशिश भी की गई। बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी चीजें आ जाएंगी। तेजाब तो देखे कपड़ों पे से भी मिल गया, बॉडी पे से भी मिल गया, बेहोशी की दवाएं जो उसको इंजेक्ट किया गया वो भी पता लग गया। क्या कोई हुकूमती शख्सियत आपके पास आई, उसने दादरसी की कोशिश की, कोई आला ओहदेदारान हुकूमत की जानिब से आपके पास भेजा गया? मैं आपसे क्या कहूँ सर, 13 दिन के बाद वजीर आला जो कराची के सिंध के वजीर आला है, उन्होंने अभी तक एक ताज़ियत के लिए बात तक नहीं की। क्या पहले पूरी रैकी की गई थी कि कहाँ पर कैमरा मौजूद होगा, कहाँ पर कैमरा मौजूद नहीं होगा, जहाँ पर ये सारा वाकया पेश आया है? आखिर उसे उसकी लाश फेंकने के लिए उसी मुकाम का तयन क्यों किया गया जिस जानिब जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है? तो ये अभी भी एक सवालिया निशान है कि क्या वाकई उसके पर तशद्दुद हुआ है। एक लम्हे के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो कातिल थे उनसे बचने के लिए वो पहाड़ी की तरफ भागा। गोली लगने के बाद वो लुढ़कता हुआ उस मुकाम पर आकर गिरा जहां से उसकी लाश मिली। केस को बहुत बुरी तरह बिगाड़ा गया। ये कहूं तो गलत ना होगा कि बड़ी मेहनत की गई है इस केस को बिगाड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। नाज़रीन, कुछ सानेहात सिर्फ एक ख़ानदान को नहीं बल्कि पूरे माशरे को हिला के रख देते हैं। ऐसा एक सानिया पिछले दिनों कराची में पेश आया, मीर रज़ा अली केस। मीर रज़ा अली एक हंसता खेलता नौजवान था जो कि अचानक इस दुनिया से चला गया। मीर रज़ा तो दुनिया से चला गया लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया। मीर रज़ा ने इस सिस्टम के ऊपर भी बहुत सारे सवालात छोड़े, क्योंकि इस सिस्टम ने ही कहा कि मीर रज़ा का कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसने खुदकुशी की है। लेकिन बाद में जब आवाज़ उठाई गई तो फिर ये बात इसी सिस्टम ने मानी कि नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई थी, मीर रज़ा को खुदकुशी नहीं बल्कि उसका तो कत्ल हुआ था। खैर, इन्वेस्टिगेशन टीम पे बहुत सारे सवालात उठे, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तब्दील कर दी गई। अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, इस केस में नई अपडेट क्या है, ये जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब फ़हीम सिद्दीकी साहब, जो कि सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी हैं। इन्वेस्टिगेशन पे उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है इस सारे मामले पे। उनसे जानेंगे, क्योंकि उन्होंने ये पूरी मुकम्मल एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें वो बताते हैं कि किस टाइम मीर रज़ा घर से निकलता है, मीर रज़ा जब जाए वकुआ पर पहुंचा तो वो किन किन जगहों से गुजर के गया, किस टाइम गोली चलने की वहाँ पे आवाज़ आई। और इसके साथ हमारे साथ आज मीर रज़ा के जो वालिद साहब हैं, मीर हुसैन साहब, वो भी मौजूद होंगे। ये बड़ा मुश्किल टास्क है हमारे लिए कि मीर हुसैन साहब से बात की जाए, क्योंकि इस टाइम जो जिस दुख की घड़ी से वो गुजर रहे हैं, तो ना सिर्फ उनके लिए ये सारा मामला दोहराना मुश्किल है बल्कि हमारे लिए भी उनसे सवालात करना बहुत मुश्किल है। मीर रज़ा के वालिद साहब की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्लीज़ जाइए, इनको फॉलो कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं मीर रज़ा के वालिद साहब की तरफ। यकीन जानिए कि ये आज का टास्क मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक ऐसा बाप जो कि इस दुख की घड़ी में है, जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया है, उससे सवालात करना और उससे ये सारा मामला जानना, ये एक मुश्किल टास्क है। सर, सबसे पहले तो दिली तौर पे ताज़ियत कबूल कीजिए। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल लम्हा है आपके ऊपर और हमारे जो अल्फ़ाज़ हैं वो आपकी दाद रसी भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक ये सानिया है पूरा का पूरा। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे हिस्से की जो शम्मा है वो हम जला दें और हम जितनी आवाज़ उठा सकते हैं वो उठाएँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा सर कि आपको जब ये मीर रज़ा की इत्तला मिली, आप कहाँ पे मौजूद थे और किस तरह से वहाँ तक पहुँचे? क्योंकि अब मुझे पता है कि आप मीर रज़ा को तलाश कर रहे थे, आपकी तलाश जारी थी, और क्या सारा मामला पेश आया, ज़रा बताइएगा? सर ये तो आप 28 तारीख पे चले गए, अब हम मौजूद हैं इस वक्त 14 अगस्त को। तो 28 तारीख के दिन वो लापता हुए थे और 29 तारीख के दिन हमने उनको तलाश करने निकले हैं तो वो मिले हैं। अ, मैं आपसे मतलब अब मैं इसको किस तरह आपको बताऊं कि कितना टाइम गुजर गया है और हम स्टिल एक नहीं दो इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इन्वेस्टिगेशन टीम हमने अब बनवाई और कब्र कुशाई हुई, काफी सारी चीजें हैं सर। तो अगर आप करंट सिनेरियो पे अगर आ जाएं तो ज्यादा बेटर होगा सर, मैं चाहूंगा आपसे। सर, इन्वेस्टिगेशन टीम अभी हमने देखा हाल ही में तब्दील की गई है
और जो पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसपे बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते रहे कि वो आप पे दबाव डालती रही। इसमें कितनी हकीकत है ये बताइएगा? और अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम सामने आई है, क्या आप इस इन्वेस्टिगेशन टीम से मुतमईन हैं? सर बिल्कुल दबाव डाला गया, ना इन्वेस्टिगेशन की गई और ना ही प्रॉपर का तरीके से इस केस को, मर्डर केस को देखा गया। इसको सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की गई। इस पे इसको केस के किसी पहलू को छुपाने की कोशिश की गई, किसको बचाने की कोशिश की गई। ये तो सर अभी अब ये इन्वेस्टिगेशन जो नई बनी है आमिर फारूकी साहब की सरबराही में, उनका काम है। इंशाल्लाह वो इस चीज को भी सॉर्ट करेंगे कि कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने इस चीज को डिले किया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में गफलत की। और जिस गफलत का शिकार हम हुए सर, मेरा बेटा हुआ, उसकी कब्र कुशाई हुई। और बस इंशाल्लाह सर हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसका खून ऐसे जाया नहीं होने देंगे हम। अच्छा सर, हमने ये देखा कि ये पहले तो जो पुलिस है वो इस बात पे बज़िद रही कि ये कत्ल नहीं है बल्कि खुदकुशी है। पुलिस ने तो गफलत का मुज़ाहरा किया ही किया, लेकिन हमने देखा कि पोस्टमार्टम करने वाली जो टीम थी, जो डॉक्टर थे, उन्होंने भी गफलत का मुज़ाहरा किया और जो एक उन्होंने रिपोर्ट पेश की, हम तो समझते हैं कि वो मुजरिमाना गफलत है उनकी। तो आप क्या समझते हैं, क्या सिर्फ पुलिस वालों को ही मैनेज किया गया था या ये पूरे सिस्टम को, पूरी तमाम पोस्टमार्टम के डॉक्टर्स को भी मैनेज किया गया था जिसकी वजह से ये रिपोर्ट गलत पेश की गई? सर पोस्टमार्टम करवाता कौन है? पुलिस करवाती है सर, हम्म, पुलिस का काम है। राइट सर। तो ये सही, सबसे पहले तो हुई पुलिस की गफलत। ठीक, अब डॉक्टर उसामा से ये पता करना चाहिए, ये आप लोगों को हेल्प करनी जी, चाहिए कि उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपने किसके कहने के ऊपर और किसके प्रेशर में आपने जो है ना ये हुँ, गफलत का मुजाहरा किया। राइट सर। मैं इनको नहीं सही। समझता हूँ कि ये उस डॉक्टर उसामा मेन है। इनको जिन्होंने प्रेशर किया, असल गफलत उनकी तरफ से है। अच्छा सर, मेरी आपसे जब बुध वाले दिन बात हुई तो आपने बताया कि आप पुलिस के साथ जाए-वक़ुआ पर जा रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा, क्या इससे पहले जो पुलिस की टीमें हैं वो इस तरह जाए-वक़ुआ पर गई थीं या ये पहली जी मर्तबा जी। था कि आपको साथ लेके जाए-वक़ुआ पर जाया गया है? नहीं सर, कोई भी नहीं किया था। ये पहली दफा हम अच्छा, नई आमिर साहब की सरबराही में जो टीम बनाई गई उनके साथ पहली दफा हम गए। पुरानी टीम तो सर जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन जो समीउल्लाह सोमर की सरबराही वाली टीम थी, वो तो जो सर वो तो हुँ, सिर्फ और सिर्फ सही, नैरेटिव चेंज कर रही थी, वो इन्वेस्टिगेशन ठीक, नहीं चेंज कर रही थी। और वो हुँ, हमें और हमने जब भी ये रिक्वेस्ट की है कि उनको उनके ऊपर उनको सस्पेंड के साथ उनको उनसे तफ्तीश की जाए कि क्यों उन्होंने ये 12 दिन गफलत का मुजाहरा किया। अच्छा सर, अभी जिस तरह आपने बताया कि पुलिस इसको कुछ और रंग देने की कोशिश करती रही है केस को और बहुत ख़राब करने की कोशिश भी की गई है इस केस को। हमने देखा कि बहुत सारी ऑडियो सामने आई, कहा गया कि उसने शायद बहुत से लोगों को पैसे देने थे इसलिए वो दिल बर्दाश्ता हो गया। लेकिन इसके अलावा कुछ निजी नौइयत के मामलात को भी डिस्कस किया गया, आपकी घरेलू ज़िंदगी को भी डिस्कस किया गया। इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? सर इस मामले को इस तरह देखता हूँ मैं कि पुलिस हुँ, किसी को बचाना चाह रही थी और एक्सपोज होने से रोका जा रहा था। क्रिमिनल्स को बचाया जा रहा था, तो किया गया और 12 दिन तक ये ठीक, किया गया। तो इसको मैं जरा देखता हूँ सर, 50 साल उम्र की सही। चलाते हैं कोई। हम बात कर रहे हैं मर्डर किसने किया है, हुँ, तशद किसने, हम उसकी बात कर रहे हैं। They are professionals। ठीक है, तो उन प्रोफेशनल्स की सरबराही पहली इन्वेस्टिगेशन टीम ने सही। की। अच्छा सर, जिब्रान नासिर साहब की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि शायद मीर रज़ा को तेज़ाब पिलाने की कोशिश भी की गई। बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी चीजें आ जाएंगी। तेजाब तो देखिए कपड़ों पे से भी मिल गया, बॉडी पे से भी मिल गया और बेहोशी हुँ। की दवाएं जो उसको इंजेक्ट किया गया वो भी पता लग गया। काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, दर्जन के करीब जो अफराद हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या आपके साथ कोई मालूमात शेयर की गई है? कोई फ़हरिस्त आपके साथ शेयर की गई है या आपकी मालूमात में है कि किन-किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं बताया गया, ना हमें हुँ, उन 12 लोगों का बताया गया, ना हमारा बयान लिया गया। अभी तक हमारा 161 का बयान भी नहीं हुआ। और हुँ, ना ही सर बेसिकली इतना समझ आ गया हुआ है और आप सही। भी रिपोर्टिंग करते हैं कि ये किसी को बचाया जा रहा अच्छा, है सर।
जो इतना डिले किया जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या मीर रज़ा ने कभी आपसे ये डिस्कस किया कि उसकी जान को खतरा है या कोई माली मामलात की वजह से उसके पीछे कुछ लोग पड़ गए हैं? क्योंकि हमने देखा कि जो ड्राइवर का बयान आया, जो कैब ड्राइवर था, उसके बयान के मुताबिक कि वो बड़े नॉर्मल तरीके से गाड़ी में आके बैठे और रास्ते में जिस तरह वो बड़े नॉर्मल तरीके से उनसे बातें करते रहे, उनके साथ जो है वो गाने सुनते रहे और उन्होंने जाते हुए उनको 1000 रुपया भी दिया। तो वो एक नॉर्मल शख्स वाली सारी बातें थी। तो आपको क्या लगता है, क्या उनको पहले से उस खतरे का मालूम था या आपके साथ कभी उन्होंने ये डिस्कस किया था? सर यही बात हम कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, सही। जो कि नहीं सुनी गई ठीक। हमारी। वो बच्चा अपनी तैयारियों में लगा हुआ था, उसके निकाह था, उसकी तैयारियों में लगा हुआ था। कभी उसने कोई इस तरह की चीज शेयर नहीं की है। यही हम जानना चाहते हैं, ठीक है। यही हम जानना चाहते हैं कि बच्चे को अच्छा। क्या, कौन सा ऐसा थ्रेट था जो बच्चा उधर गया, किसको, कौन इतने बड़ा पावरफुल था जिसने इसको इतना थ्रेट दे दिया था कि वो ब्रेव मैन की तरह उधर चलता हुआ चला गया। अच्छा सर, क्या कोई हुकूमती शख्सियत आपके पास आई, उसने दाद रसी की कोशिश की, कोई आला ओहदेदारान हुकूमत की जानिब से आपके पास भेजा गया? क्योंकि हमने देखा कि मामला जो है वो काफ़ी संगीनी इख्तियार कर चुका है, मामला जो है वो हाइप भी इख्तियार कर चुका है, सोशल मीडिया पे इसके बारे में डिस्कस हो रहा है, एहतजाज भी हो रहे हैं। तो क्या हुकूमत ने दाद रसी करने के लिए या आपको यकीन दहानी कराने के लिए किसी शख्स को भेजा कि हम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करेंगे और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा? नहीं सर, बस थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश की जा रही है, ये नजर आ रहा है। 13 दिन के बाद तो अच्छा। वो वजीर दाखिला को ख्याल आया सर। और ठीक। अभी मैं आपसे क्या कहूँ सर, 13 दिन के बाद उनको आया। सही। वजीर आला जो कराची के, सिंध के वजीर आला है, उन्होंने अभी तक एक ताज़ियत के लिए बात तक नहीं की ना। इस कराची शहर का बच्चा, इस कराची शहर का नौजवान, इस कराची शहर का पढ़ा लिखा बच्चा, जो मरने से पहले भी और मरने के बाद भी लेजेंड है, राइट जी। उस बच्चे को, जो तरक्की याफ्ता बच्चा, जो तरक्की आहिस्ता, इस शहर में ये प्रॉब्लम आ गई है जी, इस कराची शहर में, कि पढ़े लिखे बच्चे की नहीं है। अगर से स्टार्टअप काम शुरू करता है और मेहनत करता है और स्ट्रगल करता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जी, ये नजर आने लग गया है। और अगर वो कुछ करने लगे और कुछ तरक्की करने लगे, तो यहाँ कुछ लोगों को वो चुभने लग जाते हैं, जो इस तरह उसको शहीद कर दिया जाता है। अच्छा, यानी वज़ीर आला समेत अभी तक आपके पास कोई आला ओहदेदारान जो हैं वो नहीं आए हैं। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप नाज़रीन के साथ ये बात भी शेयर करें कि जब आप लोग फार्म हाउस पे पहुँचे तो वहाँ जो जौहर पुलिस का आपके साथ रवैया था वो कैसा था? और फार्म हाउस पे जो आपने शख्स को बताया, आपने निशानदेही की कि जैसे ही हमने उसको मीर रज़ा की तस्वीर दिखाई तो वो वहाँ से भाग गया। क्या उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है अभी तक या नहीं? सर यही तो अफसोस है कि हमने शक का इजहार, हमने ठीक। बताया कि ये जगह है, हमें बच्चे का इधर शक है, तो शक सही। दूर करना पुलिस का काम था। शक ठीक दूर है। करना पुलिस का काम है। पुलिस ने हमारे साथ कोई नहीं इस तरह का काम किया, ना किसी किसी को अरेस्ट करके, हमसे ही बंदे थे भागने वाले, कोई इस तरह की चीज नहीं की गई। पुलिस जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो सिर्फ और सिर्फ ठीक। मीडिया और अपने एंड तक उन्होंने रखा था, हमें कोई चीज नहीं बताई जा रही थी, जिसका हमें अफसोस है और जिसका ये लगता है कि वो किसी को बचाने के लिए किया जा रहा था। अच्छा सर, यहाँ पे आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि अब तो इन्वेस्टिगेशन टीम भी तब्दील हो गई है, अब तो जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दुरुस्त आ चुकी है, तो कितने हद तक उम्मीद है आपको इस सारे सिस्टम से कि आपको ये मौजूदा सिस्टम के होते हुए इंसाफ मिल पाएगा? सर उम्मीद तो मुझे है, उम्मीद सबसे पहले तो अल्लाह से, इंसाफ देने वाला मेरा अल्लाह है, राइट सर। इंसाफ होगा जरूर। मैं नहीं उम्मीद, देखिए इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस टीम नहीं करनी है ना। ठीक। ऐसे भी कोई हर पुलिस वाला से सर खराब नहीं है, हर पुलिस वाला बुरा नहीं है, हर पुलिस वाला किसी की प्रेशर में नहीं आता है, किसी की सियासी इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, राइट सर। तो हमारे पास ऐसे पुलिस ऑफिसर मौजूद है जिन्होंने अपने काम से कौम का सर बुलंद किया है। तो हमने पहले भी हमने समीउल्लाह साहब पे जो है ना एतबार किया था, भरोसा किया था, मगर उन्होंने हमारे भरोसे को बहुत ठेस पहुंचाया। और अब हमने दोबारा आमिर फारूकी साहब पे क्या भरोसा किया है, इंशाल्लाह उम्मीद है आमिर फारूकी साहब रिजल्ट देंगे हमें, इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है सर। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मीर रज़ा के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हम बढ़ेंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब की तरफ, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम सिद्दीकी साहब जो हैं वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने तमाम इस मामले के ऊपर एक रिपोर्ट भी तैयार की है। वो भी हम उनसे जानेंगे कि वो सारा मामला क्या है और कब मीर रज़ा घर से निकला और उसके साथ वहाँ पे क्या वाक़या पेश आया। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके नज़दीक उस रात आखिर हुआ क्या था? देखिए बहुत कुछ हुआ है उस रात।
और शायद उस रात नहीं, उससे एक दिन पहले भी बहुत कुछ हुआ है। ठीक। उस बहुत कुछ को अगर हम जो है वो कंटिन्यू करें तो हमें ये नजर आता है कि मीर रजा ने अपने 3 दोस्तों से राब्ते करके, मुलाकातें करके उनसे पैसे मांगे हैं और बड़ी रकम सही। मांगी। उसके हुँ, आईटी इंडस्ट्री के दोस्त थे, उनसे उन्हें उसने मैसेज किया कि मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए और ये इसके हुँ। ऊपर मेरी जिंदगी का दारो मदार है। और मुझे जी, लगता है कि अगर ये रकम मुझे नहीं मिलती तो मुझे लगता है कि मुझे अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिल सकूंगा, नहीं मिल सकूंगा। इस तरह का मैसेज उसने हुँ, किया है। फिर एक और दोस्त के साथ जो है सही। वो उसने उससे अपने कारोबार में 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए उसने उससे दरखास्त की, उससे मिला चाय के एक होटल पे। हुँ, तो उसके बाद जो है एक और दोस्त से जो है उसने लॉन के ऊपर जो है वो फ्लैट लेने की कोशिश की ताकि वो उसे रोल कर सके। और जब वो तीनों जगह से नाकाम अच्छा। हुआ तो उस रात जो है वो नजर ये आ रहा है कि जैसे उसने जो है वो कोई फैसला किया। हुँ, और उसके बाद जो उसका किचन है बहादुराबाद में वाक़, वहां से उसने जो जी, है जी। अपना पिस्टल उठाया है। पिस्टल उठाने के बाद जो है वो घर आया है। घर आने के बाद जो अभी तक की चीजें हैं उसमें यही है कि जी उसने अपना अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट किए हैं। अपने ठीक जो है। एप्पल वॉच है उससे अपने फोन का जो फाइंड माई है की ऐप होती है हुँ, उसको उसने जो है डिस्कनेक्ट किया है। अपने जो अकाउंट्स हैं उनमें से जो आखिरी अकाउंट में जो कुछ पैसे थे उस वो वालिद और वालिदा को ट्रांसफर किए हैं। उसके बाद जो है वो राइड बुक करा के वो गुलिस्तान जौहर के लिए निकल गया है बहादुराबाद से। गुलिस्तान जौहर जब वो पहुंचा है तो ये वो मुकाम है जहां पर उसका गुलिस्तान जौहर में भी एक किचन है। लेकिन वो किचन पे ठीक नहीं है। जाता। वो किचन से थोड़ा सा आगे उतरता है और उसके बाद पैदल वॉक शुरू कर देता है। मेरे पास 3 मुख्तलिफ कैमरों की वीडियोज हैं जिसमें वो नजर आ रहा है और बड़ा खरामा खरामा चलता हुआ जो है वो कराची यूनिवर्सिटी रोड की तरफ वो जा रहा है। और इस दौरान जो है वो एक मुकाम के ऊपर वो अपना मोबाइल भी फेंक देता है और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर टर्न ले लेता है। अब जो आखिरी वीडियो है उस वीडियो में वो यूनिवर्सिटी रोड के साथ जो सर्विस रोड है उस पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और ये वो मुकाम है जहां से जो क्राइम सीन है, जहां से यानी उसकी बॉडी मिली है, उससे ये चंद सौ कदम के फासले पर है। अब जो कुछ भी मीर रजा के साथ हुआ है वो इन चंद सौ कदम के दरमियान हुआ। सही। उसे अच्छा इस सर। रास्ते पर। जी जी। अच्छा सर, अभी ये जो आपने रास्ते का ज़िक्र किया, हमने आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी, उसमें आपने सारा रास्ता जाके दिखाया, वो सारी जगहें दिखाई जहाँ से वो मीर रज़ा जो है वो गुज़र के जाता है। क्या आपको लगता है कि इंटेंशनली उस जगह का इंतखाब किया गया कि वहाँ पे कैमरा मौजूद नहीं था? क्या पहले पूरी रेकी की गई थी कि कहाँ पर कैमरा मौजूद होगा, कहाँ पर कैमरा मौजूद नहीं होगा, जहाँ पे ये सारा वाक़या पेश आया है? देखिए, जो गुलिस्तान जौहर को जानते हैं, जो यूनिवर्सिटी रोड को जानते हैं, जो इस मुकाम से अमूमन गुजरते रहते हैं, उन्हें तो अंदाजा होगा कि यकीनन कि यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। और शायद रेकी की जरूरत भी ना पड़ी हो। अगर वो लोग जिन्होंने जो है मिर्जा को पिक किया यहाँ से और पिक करने के बाद जो कुछ भी उसके साथ हुआ, तो वो अगर गुलिस्तान जौहर के ही रहने वाले हैं या आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं तो उन्हें सब पता होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब उसको पिक कर लिया गया तो उसको पिक करने के बाद जो कुछ भी उसके साथ हुआ, तशद्दुद हुआ उसके ऊपर जो भी हुआ, उसके बाद मेरा सवाल यह है कि आखिर उसे उसकी लाश फेंकने के लिए उसी मुकाम का तयन क्यों किया गया जिस जानिब जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा। ये बहुत अहम ठीक सवाल है। है। इसका जवाब जो है जी, वो मिलना चाहिए। इसका एक जवाब ये हो सकता है कि क्योंकि वहां पे झाड़ियां थी, क्योंकि वहां पे नर्सरी थी, वो मुकाम एक ऐसा सुनसान मुकाम था जहाँ फेंकना आसान था। तो आप फिर ठीक है। जो रूट है उस रूट के ऊपर किसी दूसरी गाड़ी का जाना नजर आना चाहिए। बिल्कुल किसी ऐसे ही का है। उस दोबारा जाना नजर आना चाहिए। तो अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आ सका है। लेकिन इस केस में बहुत सारे सवालात हैं। क्या ये मुमकिन है कि वो तशद्दुद उस पर उसके जान से मारने के बाद हुआ हो? क्योंकि हमने देखा, आप ही की रिपोर्ट में हमने देखा, आपने बताया कि किस टाइम पे वो वहां से मुड़ के जाता है और उसके चंद मिनट बाद ही गोली चलने की आवाज़ मुबैना तौर पर वहां पे आती है। देखिए, ये इसलिए नहीं मुमकिन कि जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, यानी मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है, उनके मुताबिक ये जो भी निशान है उसकी बॉडी के ऊपर, ये सब जिंदगी में ही लगे हैं उसे। तो ये तो जाहिर है नहीं कि बॉडी के ऊपर बाद में कोई तशद्दुद करे, और आमतौर पे ऐसा होता भी नहीं है। तशद्दुद जो है वो यकीनन तकलीफ पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो वो तो जिंदगी में डेफिनेटली किया गया। लेकिन अभी भी ये मेरे नजदीक तो ये अभी भी एक सवालिया निशान है कि क्या वाकई उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अपनी जगह, मैं उसको उससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जो हिली एरिया है जहां से उसकी बॉडी मिली है
एक लम्हे के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो कातिल थे उनसे बचने के लिए वो पहाड़ी की तरफ भागा, पहाड़ी पे ठीक। चढ़ा। जब वो पहाड़ी पे चढ़ रहा था जी। तो उसे पीछे से गोली लगी। गोली लगने के बाद वो लुढ़कता हुआ उस मुकाम पर आकर गिरा जहां से उसकी ठीक लाश है। मिली। और वहां पर आपने अगर तस्वीरों में देखा हो आपने, तो एक बड़ा सा भारी पत्थर भी पड़ा हुआ है। मुमकिन है कि बिल्कुल। उसका सर, उसका जबड़ा जो है उस पत्थर से टकराया हो, जिसके नतीजे में जो है वो ये फ्रैक्चर्स आए हैं, जो बाद में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में आए। तो सही। तशद्दुद फिर एक तरफ हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो यकीनन बहुत अहम है कि गोली पीछे से लगना, और पहले पहली जो पोस्टमार्टम है उसकी जो रिपोर्ट है, जी। पहली रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें जो है वो गोली का आगे से लगना। ये बिल्कुल। दोनों जो है ना, ये बड़ी एक मैं समझता हूँ कि अजीब सी बात है कि एक एमएलओ जो है वो ये कह रहा है अपने इब्तिदाई रिपोर्ट में कि जी गोली आगे से लगी है, उसने खुदकुशी की है। बाद में मेडिकल बोर्ड बनता है, वो कहता है नहीं, गोली पीछे से लगी है, आगे से निकली है। फिर सही। जो शर्ट है उसकी, उस पर से भी जो है वो यही है कि जनाब सुराख जो है वो पीछे से पाया गया और गोली आगे से निकली है। लेकिन मेरे नजदीक ये केस अभी भी एक अनसॉल्व्ड केस है, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नई तफ्तीशी टीम को भी, क्योंकि केस को बहुत बुरी तरह बिगाड़ा गया है, बहुत बुरी तरह से। यानी मैं अगर ये कहूं तो गलत ना होगा कि बड़ी मेहनत की गई है इस केस को बिगाड़ने के लिए। बिगाड़ने के। अच्छा सर, इसी को लेके मैं एक आगे सवाल करना चाहूँगा, क्या ये मुमकिन है कि कातिल मुबैना तौर पे इतना बाअसर हो सकता है कि उसने ये सारा सरअंजाम दिया कत्ल, और उसके बाद फौरी तौर पे उसने पुलिस भी मैनेज कर ली, उसने एमएलओ को भी मैनेज कर लिया, उसने पूरे निज़ाम को जो है वो मैनेज कर लिया? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल तो सब कुछ है, इससे तो हुँ। इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ सवालात हैं इसके ऊपर कि ठीक। अगर 28 तारीख को मीर जी। रजा जो है वो जो है घर से निकला है, 29 जुलाई को उसकी लाश मिली है। हुँ। इसके दरमियान जो अच्छा खासा टाइम बनता है, रात जी। 4 बजे से लेकर और 29 जुलाई की सुबह 11 बजे तक लाश मिलने तक, तो इसमें अच्छा हुँ। खासा टाइम है। बिल्कुल। इस टाइम में ही जो है वो लाश डिकम्पोज भी हुई है। तो हुँ। सवाल ये है कि अगर तो मैं इस बात को मान लूं जो कही जा रही है कि जनाब उसको 12 घंटे रखकर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके ठीक बाद है। उसे कत्ल किया गया, तो जो लाश की डिकम्पोजिशन है हुँ। वो जो है वो फिर एक सवाल निशान लग जाता है उसके ऊपर कि भाई लाश फिर सही। इतनी पुरानी तो नहीं, 12 घंटे और निकाल दें आप उसमें से, जिंदा रहा जी, यानी जी, बारह बिल्कुल। घंटे मजीद जिंदा रहा 4 बजे से लेके, मजीद अगर आप कहें तो जनाब वो शाम के 4 बजे तक। शाम को चार सही। बजे अगर उसे मार दिया और रात को उसकी लाश फेंकी और सुबह मिल गई जो 29 जुलाई को, तो लाश का ये हाल नहीं होना चाहिए था कंपोजिशन के बिल्कुल। हवाले से डिकम्पोज हुई है। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो फिर उसके बाद मैनेज करना कि जो आपका सवाल है, तो पुलिस मैनेज हो सकती है। पुलिस के पास जो ठीक है। पहली इत्तला है वो नर्सरी के मुलाजिम की है, और उसने चूंकि अपने 15 पर कॉल करके अपना पहला जुमला ये कहा है कि जी किसी नशे की लाश पड़ी हुई है, यानी किसी अच्छा। हीरोइन की लाश पड़ी हुई है, नशे के आदी फर्द की लाश पड़ी हुई है। तो वहां ठीक से है। पुलिस ने इस केस को उसी तरह से डील किया कि कोई आला अफसर भेजने की बजाय जो है, यानी आला अफसर से मुराद ये कि जी। एसएचओ ने किसी ऐसे सीनियर अफसर को भेजने की बजाय जो है किसी को ऐसे ही भेज दिया। उसने जब पहुंचा उसने भी एसएचओ को यही रिपोर्ट दी। एसएचओ ने उसे कहा तुम इसे अस्पताल ले जाओ, इसके 174 ठीक करा है। दो, जो लाश की ज़ब्ते की कार्रवाई होती है वो करा दो। और पुलिस ने इस केस को सीरियस नहीं लिया, ता वक्त कि ये एक स्टोरी बन गई। सही। सही। अच्छा सर, वो जो नशई, क्योंकि आपने ज़िक्र किया, वो नशई जिसको पिस्तौल मिली थी, क्या वो भी अभी तक मंज़र-ए-आम पर नहीं आ सका? वो भी गायब है? जी, अभी तक जो है इलाके के लोगों से भी मैंने पूछा, और हुँ। उन्होंने कहा कि नहीं, उस दिन के बाद से हमने इस शख्स को नहीं देखा है। यानी 29 सही। जुलाई से वो शख्स जो है वो गायब है। वो इलाके में अमूमन नजर आता है, बोतलें चुनता हुआ, मुख्तलिफ चीजें चुनता हुआ, जाहिर नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए जो इस तरह के लोग कर रहे होते हैं, वो इस तरह की कोशिश कर रहा होता सही। है। तो इसलिए ये इम्कान है कि उसी नशे के आदी शख्स ने जो है वो पिस्तौल भी उठाया है, और उसी ने जो है इसकी जेबों की तलाशी भी ली है। तो आप देखें जो तस्वीरें हैं अच्छा। जी, जी। उनमें जेबें उल्टी हुई हैं उसके शॉर्ट्स की। उल्टी तो हुई हैं, मुमकिन बिल्कुल। तौर पर ये तलाशी भी जो है वो उसी नशे के आदी शख्स ने ली है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मीर रज़ा का जो पार्टनर है, आज उसने ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी भी अपनी करवा ली है। उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस उससे क्योंकि बार-बार सवालात कर रही है, तो उसने एहतियाती तौर पे ज़मानत करवाई है। आप इस सारे अमर को कैसे देखते हैं?
देखिए, जिस तरह से जो है मीर रजा के वालिद की तरफ से जो है वो आ, मुख्तलिफ जानिब से बातें की जा रही हैं, मुख्तलिफ इशारे किए जा रहे हैं, उनके ऊपर शायद जरूरत महसूस की होगी उनके पार्टनर ने। ठीक है। लेकिन अगर ये देखें कि हम ये पार्टनर, ये दोस्त कब से हैं, तो ये तो बचपन के दोस्त हैं दोनों। ठीक है। और इन दोनों ने मिलकर जो है ये कारोबार शुरू किया था। और अगर हम ये कहें कि जनाब कारोबार बहुत नफे में था, तो जो मीर रजा के अकाउंट्स हैं वो तो ये दिखाते हैं कि कारोबार कोई नफे में नहीं था, तो मुनाफे का कारोबार नहीं हो ठीक रहा है। था। आखिरी दिनों में तो शायद वो जी। माली तौर पर काफी परेशान नजर आ रहा है, दोस्तों से मदद भी मांग रहा है, माली मदद भी मांग रहा है। तो ऐसे में हुँ। अगर उसके पार्टनर ने अपनी जमानत कराई है, तो जाहिर है हो सकता ठीक। उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए कराई है, तफ्तीश उसने ज्वाइन की हुई है। देखिए, हो सकता है कोई चीज निकल आए इसमें, जो मुझे हुँ। नहीं लगता कि उसके पार्टनर से कुछ निकलेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये कि हमने देखा कि मीर रज़ा ने जब अपना मोबाइल फ़ोन फेंका, तो उसको ऑन रखा, उसने उसको ऑफ़ नहीं किया, क्योंकि अगर वो सारे निशान मिटाता जा रहा था, तो उसने मोबाइल फ़ोन अपना ऑफ़ क्यों नहीं किया? क्या वो पीछे कोई मैसेज छोड़ना चाह रहा था, या फिर वो सिग्नल देना चाह रहा था कि अगर मुझे कोई ढूँढता हुआ आए, तो मुझे मोबाइल लोकेशन के ज़रिए ट्रेस कर लिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो अपना जो फाइंड माई फोन की जो ऐप होती है, उसको जी। अपनी एप्पल वॉच से डिस्कनेक्ट नहीं करता, उसे ऑफ नहीं करता। ठीक है। तो हुँ। और फिर जिस तरह अगर ऐसा होता तो वो जो उसकी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें डिलीट नहीं करता। अगर ऐसा ठीक है। होता तो वो जो अब चलता हुआ जा रहा है, फोन उसके हाथ में है। हुँ। और जब ठीक। जो एहसानुल्लाह है, जो ड्राइवर है बाइकिया की उस कार सर्विस जी, का, जी। उसने तो ये भी बताया है कि उसने उस मोबाइल से ही अपने जो है वो ब्लूटूथ कनेक्ट करके गाने भी सुने गाड़ी में। अच्छा। तो हुँ। इसलिए जो है वो मोबाइल, मेरा ख्याल है कि उसके हाथ में था। और हुँ। उसे ये पता था कि अब जिन लोगों से या तो मैं मिलने जा रहा हूँ, या वो उसने जो फैसला कर लिया था वो उस पर चूंकि अमल करने जा रहा था, तो मोबाइल हुँ। की अब कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तो उसने वो ठीक है। मोबाइल जो है वो फेंक दिया। अब ये मोबाइल भी आईफोन 17 प्रो मैक्स है, जिसकी कीमत भी कोई 6-7 लाख रुपए होती है। तो कोई ऐसे ही बिल्कुल। अपना मोबाइल जब नहीं फेंकता। हुँ। उसका फ्रेम ऑफ माइंड इससे पता चल रहा है। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, हमारे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद थे। इससे पहले पहले हिस्से में हमारे साथ जो मीर रज़ा के वालिद साहब हैं, वो मौजूद थे। फ़हीम सिद्दीकी साहब ने हमें डिटेल में बताया कि उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें अभी तक क्या चीज़ें वो सामने लेके आए हैं। अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में मामलात देखते हैं कि क्या सामने आते हैं, और देखना ये है कि कातिल कितनी जल्दी पकड़े जाते हैं। हम तो दुआगो हैं कि जल्द से जल्द जो कातिल हैं, वो पकड़े जाएँ, और जल्द से जल्द जो मीर रज़ा है, उसको इंसाफ़ मिल सके। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।